अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग, बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ्स। दास्तान गोई लिटरेचर आउटस्टैंडिंग पे पेश किए जाने वाला एक ऐसा सिलसिला है जिसमें अदब की दुनिया से खूबसूरत कहानियों का इंतखाब करके उन्हें पेश किया जाएगा। और आज की कहानी का नाम है क्रिस्टेबल और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। कॉलरिज अपने वक्त के मशहूर रोमांटिक शायर हैं और क्रिस्टेबल उनकी एक नामुकम्मल खूबसूरत नस्ल। लेकिन इसमें चूँकि बड़ी खूबसूरत कहानी बयान की गई है, इसलिए मैंने इसको दास्तान गोई सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। ये नज़्म अपने वक्त में 2 हिस्सों में शाया की गई थी। पहला हिस्सा जो था इसका वो 1797 में शाया किया गया था और दूसरा 1800 में। लेकिन अभी तक ये नज़्म नामुकम्मल है क्योंकि शायर ने इसको मुकम्मल ही नहीं किया था। नामुकम्मल होने के बावजूद ये नज़्म अपने आप में एक अलग तरह की कशिश रखती है और वो लोग जो अदबी ज़ौक़ रखते हैं और ख़ास करके माफ़ूकुल फ़ितरत और ख़ौफनाक किस्म की कहानियाँ जिनको पढ़ना पसंद है, उनको तो ये नज़्म बहुत अच्छी लगती है। मुझे ज़ाती तौर पर भी ये पसंद है, इसलिए मैंने इसको लिटरेचर आउटस्टैंडिंग का हिस्सा बनाया। सबसे पहले तो क्रिस्टेबल की कहानी बयान की जाएगी, उसके बाद इसका एक छोटा सा रिव्यू पेश किया जाएगा। सो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आराम से मिल सके। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज राइटर लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने क्रिस्टेबल से मुतल्लिक कुछ पोस्ट अपने पेज राइटर से इस वीडियो में शामिल किए हैं। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएंगी। कहानी का आगाज़ होता है और हम पहुंच जाते हैं 14वीं सदी के यूरोप में। एक बहुत खूबसूरत और बड़ा सा किला दिखाया जाता है जिसकी घड़ी रात के पहर का ऐलान कर रही है। रात के इस पहर उल्लू बोल रहे हैं जिसकी आवाज़ की वजह से मुर्गा भी अजान देना शुरू कर देता है। लेकिन चूँकि वो वक्त से पहले अजान दे रहा है तो उसकी आवाज़ में एक गनूदगी है। एक बहुत अमीर नवाब सर लियोलाइन वो इस किले में रहते हैं। उनके पास एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली कुतिया है जो कि किले की घड़ी के जवाब में आवाज़ करती है और वो हर पहर के बाद 4 बार बोलती है, यानी 1 घंटे में वो 16 बार बोलती है। और सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, कोई भी मौसम हो, वो इसी तरतीब से घड़ी के जवाब में बोलना जारी रखती है। उस कुतिया का इस तरह से आवाज़ें करना बहुत अजीब व गरीब था, लेकिन वहाँ के लोगों का यकीन ये था कि शायद ये उस वक्त आवाज़ें इस तरह की अजीब व गरीब निकालती है जब ये सर लियोलाइन की मरी हुई बीवी को उनके कफन में देखती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सर लियोलाइन की बीवी मर चुकी है। फिर कहानी बताने वाला हमें उस रात की मज़ीद तफसीलात देता है और बताता है कि फ़िज़ा में खुनकी थी, सर्दी थी, आसमान पर चाँद चमक रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसको गहरे सुरमई बादलों ने घेरा हुआ था जिसकी वजह से चाँद छोटा और मध्यम नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी चाँद की रोशनी मौजूद थी। तो हम कह सकते हैं वो रात सर्द थी लेकिन तारीक नहीं थी। मई का महीना था, बहार की आमद बहुत करीब थी, लेकिन अभी ख़िज़ा का मौसम चल रहा था और दरख्तों पर कोई पत्ते नहीं थे। फिर हमें बताया जाता है कि सर लियोलाइन की एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम है क्रिस्टेबल। वो सर लियोलाइन की इकलौती बेटी है और सर लियोलाइन उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन रात के इस पहर जब सब सो रहे हैं तो वो किले में नहीं बल्कि जंगल में है। तो इस वक्त वो जंगल में क्या कर रही है? और फिर क्रिस्टेबल के इस वक्त जंगल में होने की वजह ये बताई जाती है कि दरअसल क्रिस्टेबल की मंगनी एक फ़ौज के आला ओहदेदार से हो चुकी है और कल सारी रात वो बुरे बुरे ख्वाब देखती रही है कि जैसे उसका मंगेतर किसी मुश्किल में है। अपने मंगेतर की ज़िंदगी और खुशहाली के लिए वो कोई ख़ास दुआ इस ख़ास पहर में करना चाहती थी, इसलिए इस वक्त वो अपने किले में नहीं बल्कि किले से 1 फरलांग दूर जंगल में मौजूद थी। अब यहाँ ये तो नहीं बताया गया कि क्रिस्टेबल का मंगेतर
کہاں گیا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق فوج سے ہے تو ظاہری سی بات ہے یا تو جنگ پر گیا ہوگا یا کوئی اہم ڈیوٹی اسے ملی ہوگی، اس کو سر انجام دینے گیا ہوگا۔ لیکن کرسٹوبل اپنی پریشانی کی وجہ سے دعا کرنے اس بحر جنگل میں موجود ہے۔ کرسٹوبل نے نہ تو اپنے باپ سے اجازت لی ہے، نہ کسی کو خبر دی ہے کہ وہ اس وقت جنگل جا رہی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں قلعے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس رات کے پہر کرسٹوبل جنگل میں موجود ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے کرسٹوبل کو ایک پرانا اور بڑا سا بلوط کا درخت نظر آتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہیں بیٹھ کر وہ خاص دعا کرے گی۔ یہ بلوط کا درخت بہت بڑا اور بہت پرانا تھا۔ اس پر اس وقت کوئی پتے نہیں تھے سوائے ایک مرجھائے ہوئے سرخ پتے کے۔ اس کے علاوہ اس پر کائی لگی ہوئی تھی اور مسلٹو جو کہ ایک جڑی بوٹی، ایک امر بیل کی طرح کی جڑی بوٹی ہے، وہ بھی اگی ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت عجیب و غریب بلوط کا درخت تھا۔ کرسٹوبل اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی خاص دعا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ خاموشی کے ساتھ اپنی دعا میں مصروف تھی تو اس وقت اس کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے، ایسے جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھ کر رو رہا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ پہلے وہ سوچتی ہے شاید ہوا کی وجہ سے آواز پیدا ہو رہی ہے یا پھر پتوں کی سرسراہٹ کی آواز ہے، لیکن نہ تو وہاں کوئی ہوا تھی اور نہ درختوں پر پتے، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جب کرسٹوبل غور کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس درخت کے نیچے اس وقت بیٹھی ہے اسی کی دوسری طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور پھر ڈرتے ڈرتے وہ درخت کی دوسری طرف جا کر دیکھتی ہے۔ کرسٹوبل وہاں جو دیکھتی ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی بیٹھ کر رونے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی نے سفید ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا جو کہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے خوبصورت گردن اور بازو برہنہ تھے۔ اس کے سر پر قیمتی موتی اور جواہرات چمک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا تعلق کسی بہت امیر اور اونچے خاندان سے ہو۔ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی کو رات کے اس بحر جنگل میں دیکھنا اپنے آپ میں خوف زدہ کر دینے والی چیز تھی۔ کرسٹوبل نے اپنی حفاظت کے لیے خدا سے دعا مانگی اور ڈرتے ڈرتے اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ اجنبی لڑکی اپنی خوبصورت لیکن کمزور آواز میں کہتی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھ سے اس وقت بولا بھی نہیں جا رہا، مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ میں اٹھ سکوں، خدا کے لیے میری مدد کرو اور مجھ سے خوفزدہ مت ہو۔ لیکن کرسٹوبل کو اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ایک بار پھر اس سے پوچھتی ہے، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ تب وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میرا نام جیرالڈائن ہے اور میرا تعلق ایک بہت اونچے امیر گھرانے سے ہے۔ 5 آدمی تھے جنہوں نے کل صبح مجھے اغوا کیا۔ انہوں نے میرا منہ باندھ دیا تاکہ میں بول نہ سکوں۔ انہوں نے مجھے سفید چھوٹے گھوڑے پر باندھ دیا اور جنگل کی طرف لے آئے۔ ان کے اپنے گھوڑے بھی سفید رنگ کے تھے۔ میں نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے، لیکن یہاں اس جنگل میں انہوں نے مجھے اس بلوط کے درخت کے نیچے بٹھایا اور میں بہت پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ان میں سے جو سب سے لمبے قد والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں واپس یہیں آئیں گے، اسی درخت کے پاس۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پاس ہی کسی قلعے کی گھڑی بج رہی ہو۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہوں گے، مجھ سے مت ڈرو، اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے یہاں سے لے چلو۔ جیرالڈائن کی کہانی سننے کے بعد اب کرسٹوبل کافی مطمئن تھی۔ اس نے مدد کے لیے اپنا ہاتھ جیرالڈائن کی طرف بڑھایا، اسے تسلی دی اور بتایا کہ اس کے والد صاحب یہاں پر ایک بہت اثر و رسوخ والے شخص ہیں اور اس کو اس کے گھر حفاظت سے پہنچانے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ جیرالڈائن کرسٹوبل کی پیشکش قبول کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دونوں قلعے کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ یہاں ایک عام قاری کی حیثیت سے ہمیں جیرالڈائن کی کہانی کچھ زیادہ متاثر کن اور سچی نہیں لگتی، لیکن کرسٹوبل پتہ نہیں کیسے اس کی کہانی پہ یقین بھی کر لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے قلعے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔
बहरहाल क्रिस्टेबल और जेराल्डाइन दोनों किले के रास्ते पर रवाना थी। रास्ते में क्रिस्टेबल उसे बताती है कि रात के इस पहर वो किसी को बताए बगैर जंगल में आई थी, तो घर में किसी को भी मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है, तो उन्हें किले में खामोशी के साथ एहतियात के साथ चोरी छुपे दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हर कोई सो रहा है। आखिरकार जेराल्डाइन और क्रिस्टेबल दोनों किले के दरवाजे पर पहुँच जाती हैं। क्रिस्टेबल एक चाबी की मदद से किले के बड़े दरवाजे में मौजूद छोटा दरवाज़ा खोलती है और अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन जैसे ही जेराल्डाइन उस गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे जैसे उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा हो। क्रिस्टेबल आगे बढ़ती है और उसका हाथ थामती है। जैसे ही वो जेराल्डाइन का हाथ पकड़ती है तो जेराल्डाइन ऐसे उठ खड़ी होती है जैसे उसको कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं, और वो चलना शुरू कर देती है। क्रिस्टेबल और जेराल्डाइन कामयाबी से सहन पार करके हॉल में पहुंचती हैं। क्रिस्टेबल खुश थी और वो जेराल्डाइन से कहती है कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हिफाजत से किले पहुंचा दिया, लेकिन जेराल्डाइन उससे कहती है कि मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, मैं तो दुआ भी नहीं कर सकती। जेराल्डाइन का ये रवैया बहुत अजीब व गरीब और हैरान कुन था। एक और अजीब व गरीब वाक़या ये होता है कि जिस वक्त जेराल्डाइन और क्रिस्टेबल सहन से गुज़र रही थी तो सर लियोलाइन की कुतिया भी उधर सहन में सो रही थी। जब ये दोनों उसके पास से गुज़रती हैं तो वो जागती तो नहीं, लेकिन गुस्से के अंदाज में गुर्राती है। क्रिस्टेबल के लिए तो वो ऐसी आवाज़ें नहीं निकाला करती थी, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ था? हो सकता है वो भी उल्लू के बोलने की वजह से ही तंग हो रही हो। सहन पार करके वो दोनों अब हॉल में दाखिल हो चुकी थी। अगरचे कि वो चलने में बहुत एहतियात से काम ले रही थी, लेकिन उस वक्त बहुत सन्नाटा था और हॉल उनके कदमों की चाप से गूंज रहा था। जब वो दोनों राहदरी में चल रही थी उस वक्त अंगीठी में लकड़ियाँ बुझने के करीब थीं। उन्हें सफ़ेद राख ने ढांप रखा था, लेकिन जैसे ही जेराल्डाइन उनके पास से गुजरी तो उन बुझती लकड़ियों में एक तेज़ शोला रोशन हुआ, और उस शोले की रोशनी में क्रिस्टेबल ने एक लम्हे के लिए जेराल्डाइन की आंखें देखी और दीवार पर लटकती हुई सर लियोलाइन की शील्ड यानी ढाल देखी। यहाँ शील्ड या ढाल का जिक्र अलामती तौर पे हो सकता है, क्योंकि एक जंगजू को मैदानी जंग में ये दुश्मन के वार से बचाती है, तो यहाँ इसके ज़िक्र का मकसद शायद ये है कि क्रिस्टेबल जेराल्डाइन को घर में लाकर शायद कुछ गलत कर रही है और शायद इस वक्त उसे उससे बचने की सख्त ज़रूरत है। क्रिस्टेबल जेराल्डाइन से एक बार फिर आहिस्ता चलने की दरख्वास्त करती है और उसे कहती है कि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी आंख खुल सकती है। मज़ीद वो उसे ये बताती है कि इस वक्त किले में तमाम मुलाजिम और खिदमतगार सो रहे हैं, तो वो उसके लिए एक अलग कमरे का इंतज़ाम नहीं कर सकती, इसलिए उसको ये रात क्रिस्टेबल के कमरे में उसके साथ ही गुजारनी पड़ेगी। क्रिस्टेबल ने अपना जूता उतार कर भी हाथ में पकड़ लिया था। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही थी कोई हल्की सी आहट भी पैदा ना हो, और अब वो दोनों सीढ़ियों पर थी। सीढ़ियों के कुछ हिस्सों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी तो वो रोशन थी और कुछ हिस्से तारीक थे। सर लियोलाइन के कमरे से गुजरने के बाद आखिरकार वो क्रिस्टेबल के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। बाहर चांद रोशन था, लेकिन क्रिस्टेबल के कमरे में चांद की रोशनी दाखिल नहीं हो रही थी। इसके बावजूद भी कोई दीवारों के नक्शो निगार देखकर ये आसानी से पहचान सकता था ये किसी लड़की का कमरा है। इसके अलावा कमरे में एक लैंप था जो कि चांदी की जंजीर के साथ बंधा हुआ था। उस चिराग की रोशनी बहुत मध्यम थी, तो क्रिस्टेबल उसकी रोशनी तेज़ करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो चिराग आगे पीछे झूलना शुरू कर देता है। जब क्रिस्टेबल चिराग दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी तो एक बार फिर जेराल्डाइन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, ऐसे जैसे वो बहुत दर्द में हो, और इसी दर्द की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। क्रिस्टेबल एक बार फिर उसकी मदद को आगे बढ़ती है। वो उसको एक ख़ास शरबत पीने को देती है और कहती है ये ख़ास जंगली जड़ी बूटियों से तैयार शुदा शरबत है जिसको मेरी माँ ने तैयार किया है, तुम्हें ये पीकर अच्छा लगेगा। जेराल्डाइन उससे पूछती है क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह रहमदिल है, क्या वो भी मुझ पे तरस खाएगी? तो तब
क्रिस्टेबल उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले पादरी ने बताया था कि क्रिस्टेबल की माँ ने मरने से पहले कहा था कि जिस दिन क्रिस्टेबल की शादी होगी तो वो गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ सुनेगी। क्रिस्टेबल उदास होकर एक आह भरती है और कहती है काश वो ज़िंदा होती, और जेराल्डाइन भी कहती है हाँ काश वो ज़िंदा होती। और फिर एकदम से जेराल्डाइन एक बदलती हुई आवाज़ में कहती है क्रिस्टेबल की माँ की भटकती हुई रूह, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने की ताकत रखती हूँ, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। वो मुसलसल फ़िज़ा में घूर रही थी, ऐसे वो जैसे किसी को देखकर उससे बातें कर रही हो। जेराल्डाइन एक बार फिर बदलती आवाज़ में कहती है भटकती रूह, यहाँ से चली जा, बेशक तू उसकी मुहाफिज है, लेकिन रात की ये घड़ी, ये लम्हा मुझे दिया गया है, उस पर मेरा हक है, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। यहाँ एक आम कारी की हैसियत से हम बस ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि शायद जेराल्डाइन मरे हुए लोगों और रूहों को देख सकती है, और शायद इस वक्त क्रिस्टेबल की माँ की रूह भी उस कमरे में मौजूद है, जो कि अपनी बेटी को जेराल्डाइन से बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जेराल्डाइन उससे खौफज़दा है और उसको इस कमरे से भगा रही है। लेकिन ये सब हमारे अंदाज़े हैं और हम यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। क्रिस्टेबल जेराल्डाइन की बिगड़ती हुई हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, उसके पास बैठती है, उसके माथे से पसीना साफ़ करती है और उससे कहती है मेरे ख्याल से तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन जेराल्डाइन उससे कहती है नहीं, अब सब ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन हमें जेराल्डाइन की इस बिगड़ती और सुधरती हालत की कुछ समझ नहीं आती। जेराल्डाइन क्रिस्टेबल का दिया हुआ ख़ास जंगली जड़ी बूटियों से तैयार शुदा शरबत पीती है, जिसको पीने के बाद उसकी खूबसूरत आँखें और भी चमकदार हो जाती हैं और वो पहले से कहीं हसीन दिखाई देना शुरू कर देती है। ऐसे लग रहा था अब उसको कोई तकलीफ़ नहीं है और एक बहुत हसीन लड़की बहुत दूर जज़ीरों से यहाँ आई हो। जेराल्डाइन क्रिस्टेबल से कहती है तुम एक नेक रूह हो, तुमने मेरे साथ नेकी की है और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए दुआ करना चाहती हूँ, मुझे ये करने की इजाज़त दो। लेकिन अभी तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं दुआ करने के बाद आकर सो जाऊँगी। क्रिस्टेबल जेराल्डाइन की बात मानते हुए अपने बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है क्योंकि उसके जहन में मुख्तलिफ सोचें उभर रही थीं। क्रिस्टेबल अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और जेराल्डाइन को दुआ करते हुए देखना शुरू कर देती है। लेकिन वो क्या देखती है कि जेराल्डाइन दुआ करते हुए अपनी आंखें अजीब अजीब तरह से घुमा रही थी। वो तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी, ना वो कुछ बोल रही थी और ना हिल रही थी। लेकिन क्रिस्टेबल को उसकी आंखों में एक बेबसी सी महसूस होती है और फिर एकदम से जेराल्डाइन उठ खड़ी होती है। वो क्रिस्टेबल की तरफ बढ़ती है और फिर उसके साथ आकर लेट जाती है और फिर हल्की आवाज़ में उसके कान में कहती है कि मेरा ये छूना तुम पर जादू कर देगा और इस जादू की वजह से तुम वही बोलोगी जो मैं कहूँगी, और आज के बाद तुम सबको सिर्फ यही बताओगी कि कल रात तुम जंगल में गई, वहाँ तुम्हें एक रोती हुई लड़की मिली जिसको तुमने तरस खाकर अपने किले में पनाह दी। इसके अलावा तुम किसी को कुछ नहीं बता सकोगी। यहाँ एक बात हमें और ये बताई जाती है कि इस मौके पर क्रिस्टेबल जेराल्डाइन का कोई शर्मनाक सच जान चुकी है, लेकिन चूंकि जेराल्डाइन ने उस पर जादू कर दिया है तो उस जादू के असर की वजह से क्रिस्टेबल वो सच किसी को नहीं बता सकेगी। आगे हमें कहानी में बताया जाता है कि रात का सितारा डूब चुका और दिन का सितारा रोशन हो चुका है। क्रिस्टेबल इस वक्त पुरसकून हालत में सो रही है, उस पर जादू का असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और उसकी मुहाफिज रूह इस वक्त उसके पास है। किले की घड़ी सुबह की दुआ के लिए सबको बुलाने के लिए बजाई जा रही थी और सर लियोलाइन यकीन रखते हैं कि जब भी सुबह ये घड़ी दुआ के लिए बजाई जाती है तो ये दरअसल हम सबको मौत की याद दिलाती है। सर लियोलाइन ने ये अल्फाज पहली बार तब बोले थे जब एक सुबह उनकी आँख खुली और उन्होंने अपनी बीवी को मुर्दा हालत में पाया।
अब चूँकि सुबह हो चुकी थी तो जेराल्डाइन भी अपना सारा जादू का खेल ख़त्म करती है, अपने बिस्तर से उठती है, अपना वही खूबसूरत सफ़ेद रेशमी लिबास पहनती है, अपने बालों को खूबसूरत अंदाज में संवारती है। उसको पूरा यकीन था कि उसका जादू अपना असर ज़रूर दिखाएगा। उसके बाद वो सोती हुई क्रिस्टबेल के पास जाकर उसे जगाती है और उसके जागने पर उससे पूछती है, क्या तुम अच्छे तरीके से सोई? ऐसे ही क्रिस्टबेल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, और फिर सारा मंज़र उसको रात का याद आना शुरू हो जाता है कि कब वो जंगल में गई थी और वहाँ उसको एक खूबसूरत लड़की रोते हुए मिली थी जिसको उसने पनाह दी थी और अपने किले लेकर आई थी। क्रिस्टबेल को जेराल्डाइन रात से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और एक बार फिर उसका जहन कश्मकश का शिकार हो जाता है कि वो एक अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है। लेकिन फिर क्रिस्टबेल सारी सोचों को एक तरफ करती है, अपने बिस्तर से उठती है, सुबह की दुआ करती है। क्रिस्टबेल अच्छा सा लिबास पहनती है, तैयार होती है और जेराल्डाइन को अपने बाप से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। दोनों लड़कियां हॉल से गुजरती हैं और सर लियोलाइन के कमरे में पहुंच जाती हैं। सर लियोलाइन गर्मजोशी से अपनी बेटी को गले लगाते हैं और साथ ही साथ वो जेराल्डाइन की तरफ भी देखते हैं और उसको भी बड़े मुनासिब अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। वो जेराल्डाइन पर किए गए जुल्म सितम की कहानी भी सुनते हैं, लेकिन उस वक्त वो हैरान रह जाते हैं और उनका रंग जर्द पड़ जाता है जिस वक्त जेराल्डाइन अपने बाप का नाम बताती है। और वो हैरान होकर जेराल्डाइन को कहते हैं, क्या तुम लॉर्ड रोलैंड de Vaux की बेटी हो? दरअसल सर लियोलाइन और सर रोलैंड de Vaux जवानी के दिनों में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर कुछ हासिद और मक्कार लोगों की चालाकी की वजह से दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। दोनों झगड़ते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को सख्त अल्फाज कहते हैं, और उस दिन के बाद आज तक वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। जब सर लियोलाइन को ये पता चलता है कि जेराल्डाइन उनके अच्छे दोस्त की बेटी है तो वो अपनी तलवार हाथ में लेकर कसम उठाते हैं कि जिन लोगों ने जेराल्डाइन पर जुल्म किया है वो उनको ढूंढकर सख्त सज़ा देंगे। सर लियोलाइन आगे बढ़कर जेराल्डाइन को गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे अच्छे दोस्त की बेटी हो। जब वो ऐसा कर रहे थे तो जेराल्डाइन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। एकदम से क्रिस्टबेल के सामने रात का खौफनाक मंजर आ जाता है जिस वक्त जेराल्डाइन ने उस पर जादू किया था। वो डर जाती है और एकदम से फिर क्रिस्टबेल पर जादू का असर हो गया था। उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी, वो कुछ बोलना भी चाहती तो बोल ना सकती थी। क्रिस्टबेल अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, और जब सर लियोलाइन गौर करते हैं कि ये अजीब व गरीब घुराने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी प्यारी बेटी क्रिस्टबेल ये आवाज़ें निकाल रही है, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्रिस्टबेल अपने बाप को बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जादू के असर के तहत वो कुछ बता ना सकती थी। बस गुस्से में वो अपने बाप से यही कहती है कि इस लड़की को जल्द अज जल्द इसके बाप के किले भेज दिया जाए। सर लियोलाइन अपनी बेटी की एक मेहमान के साथ इस बदतहजीबी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सर लियोलाइन गुस्से में ब्रेसी को बुलाते हैं। ब्रेसी इस कहानी का एक सानवी किरदार भी है और वो दरबार में शायर है और गाना भी गाता है। इसके अलावा वो सर लियोलाइन का एक काबिल भरोसा मुलाजिम है। सर लियोलाइन ब्रेसी को जिम्मेदारी देते हैं कि वो जेराल्डाइन को पूरे हिफाजती दस्ते और शाही शान शौकत के साथ उसके बाप के किले तक बहिफाजत पहुंचा कर आए। मज़ीद वो एक शाही दावतनामा भी सर रोलैंड de Vaux के नाम भेजते हैं जिसमें वो उनकी तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उनको उनके ख़ानदान समेत अपने किले में दावत पर बुलाते हैं। ब्रेसी सर लियोलाइन को बड़े अदब व एहतराम से इनकार करता है और कहता है, हजूर मुझे ये ज़िम्मेदारी मत दीजिए। कल रात ही मैंने एक बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में मैंने एक सफ़ेद फाख्ता जिसका नाम क्रिस्टबेल था जंगल की झाड़ियों में फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। करीब जाने पर मुझे पता चला कि एक सब सांप ने उसकी गर्दन और पैरों को जकड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी।
जिस वक्त मैंने ये ख्वाब देखा वो आधी रात का वक्त था और किले की घंटियाँ उस वक्त बज रही थी। उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि सुबह होते ही मैं जंगल जाऊंगा और अपने पाकीज़ा गाने गाकर बुरी रूहों को दूर भगाऊंगा। तो हुजूर मुझे ये ज़िम्मेदारी ना दीजिए, बल्कि मुझे जंगल जाने की इजाज़त दें ताकि मैं अपनी कसम पूरी कर सकूं। सर लियोलाइन ब्रेसी को इजाज़त देते हैं और जेराल्डाइन से कहते हैं, तुम मेरे प्यारे दोस्त की बेटी हो और अब तुम्हारे किले तक तुम्हें मैं खुद बाहिफाजत पहुंचाऊंगा। जेराल्डाइन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। एक बार फिर वो क्रिस्टबेल की तरफ कीना परवर नज़रों से देखती है। इस वक्त जेराल्डाइन की आंखें छोटी और मक्कार लग रही थीं, बिल्कुल किसी सांप की आंखों की तरह। एक बार फिर क्रिस्टबेल किसी ताकत के असर में थी, उस पर फिर जादू का असर हो गया था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें इस वक्त नफ़रत से भरी हुई थीं। एक बार फिर वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। गुस्से में एक बार फिर वो सर लियोलाइन से कहती है, आपको मेरी मरी हुई माँ की कसम, इस लड़की को इस घर से निकाल दें, इसको इसके बाप के किले जल्द अज जल्द भेज दें। और सर लियोलाइन इस बदतहजीबी पर एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनकी आंखें गम और गुस्सा से भरी हुई थी। अपनी आखिरी उम्र में अपनी प्यारी बेटी की वजह से उन्हें बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह से जेराल्डाइन अपने जादू के असर के तहत बाप और बेटी में गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब रहती है। लेकिन जेराल्डाइन ऐसा कर क्यों रही है? वो क्यों बाप और बेटी में दूरियां पैदा कर रही है? उसका शर्मनाक सच क्या है? वो किस मकसद के तहत किले में दाखिल हुई है? ये और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें आज तक मालूम नहीं हो सके, क्योंकि क्रिस्टबेल कॉलरिज की एक नामुकम्मल नज़म है। तो मैं भी अपनी कहानी का अख्तिताम यहीं पर करूँगी और अब वक्त है इस कहानी के एक छोटे से और मुख्तसर से रिव्यू का। वैसे तो पोइम की कहानी जब मैं बता रही थी तो साथ साथ ही जो अहम निकात थे उन पर तबसरा भी किया था, लेकिन आखिर में बस मैं यही कहूँगी रिव्यू में कि ज़बरदस्त खौफनाक कहानी है। और कॉलरिज ने जो सुपरनैचुरलिज़म है कॉलरिज का, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसने क्रूड मेथड्स ऑफ सुपरनैचुरलिज़म उनको छोड़ के जो सजेस्टिव मेथड इस्तेमाल किए हैं। कॉलरिज के सुपरनैचुरलिज़म को बयान करने में जो गैर वाज़ेहपन और मुबहमपन है, वही दरअसल उसको बाकी तमाम शायरों से और मुसन्निफ़ीन से मुमताज़ करता है। मसलन शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी कहानी उसने लिखी है उसमें हमें ये पता नहीं चला कि जेराल्डाइन एक्चुअली में है कौन। वो एक जादूगरनी है, सिर्फ़ एक आम इंसान है जिसको काला जादू वगैरह आता है, या फिर वो कोई माफूकुल फितरत मखलूक है, कुछ भी वाज़िया नहीं है। और दरअसल कॉलरिज अपने सुपरनैचुरलिज़म के ज़रिए अपने पढ़ने वालों के दिमाग से खेलता है, इसलिए उसका जो सुपरनैचुरलिज़म या माफूकुल फितरत किस्म की कहानियाँ हैं वो इंसान के दिल और रूह पे असर करती हैं। नेकी और बदी के तस्वुर को पेश करने के लिए कॉलरिज ने एक बड़ी खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया तख्लीक की है, जिसमें लोग अपने ख्वाबों पे, बुरे ख्वाबों पे यकीन कर रहे हैं, तोहमात पे यकीन कर रहे हैं। आखिर में बस यही कहूँगी कि ज़बरदस्त नज़म है क्रिस्टबेल कॉलरिज की, और स्टोरी लाइन थी तो इसलिए मैंने इसको दास्तान गोई में शामिल किया है। नामुकम्मल है लेकिन इसके बावजूद अदब की दुनिया में इसका एक मुकाम है। आज भी लोग इसे पढ़ते हैं और काफ़ी दिल में ख्वाहिश भी होती है कि काश कॉलरिज इसको कंप्लीट भी कर देता। अपनी तरफ से इस कहानी को, इस नज़म को मैंने खूबसूरत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बड़े आराम से मिल सकें। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज राइटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए और चैनल को पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।